डॉक्टर सुधांशु कुमार जुड़ रहे हैं जो कि आर्थिक विशेषज्ञ हैं। एन वेंकटेश्वर साहब हमारे साथ पूर्व सदस्य हैं। आप रेलवे बोर्ड के अजय कुमार जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, और सतीश पेडनेकर साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ सुबह से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुधांशु कुमार, अर्थव्यवस्था की बात हो रही है और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का रोना इस रेल बजट से पहले रोया जा रहा था, घाटे की बात कही जा रही थी। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल का ये रेल बजट क्या रेल और पैसेंजर दोनों को उबार पाया है? आर्थिक नजरिए से इसको देखा जाए तो कुछ हद तक इलेक्शन ईयर होने के कारण इन्होंने कुछ कदम जो इनको उठाने चाहिए, जो कि लगातार राजकोषीय घाटे पे एक दबाव बना हुआ है और केंद्र सरकार की तरफ से लगातार कही जाती है कि हमारा राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है, तो बहुत कम है जो कर सकती है केंद्र सरकार रेलवे के लिए एक अतिरिक्त कदम उठा करके कुछ एक्स्ट्रा स्टेप आप कहेंगे कि रेलवे को चाहिए एक्स्ट्रा फंड्स। तो बात आती है तो सर्वाइवल के लिए आपको क्या करनी चाहिए, तो फंड्स जनरेट करने पड़ेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स जानेंगे, कुछ बातें इन्होंने की हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ये जो भाषण था, इसको जब हम जिस बात के लिए पवन कुमार बंसल लगातार चर्चाओं में बने हुए थे कि साहब रेलवे में डीजल का रेट बढ़ गया है, इसलिए हमें किराया बढ़ाना पड़ेगा, हमारे पास पैसा कम है, हमारी आमदनी कम हो गई है, हमारे पास चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। इस पर बात करता हूँ, हमारे साथ संतोष पाठक हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। संतोष, क्या प्रतिक्रिया है रेल बजट को लेकर? देखिए दिनेश, जैसा कि हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि बजट में कुछ लुभावने घोषणाएं की जाएंगी और अप्रत्यक्ष तरीके से यात्रियों की जेब पर असर डाला जाएगा। कुछ उसी तरह का खेल पवन कुमार बंसल ने किया है, आंकड़ों की बाजीगरी की है उन्होंने। ई टिकटिंग की सुविधा बढ़ाने की बात है, कुछ स्टेशन बनाने की बात है, फैक्ट्रियां बनाने की बात है, कांग्रेस रूल्ड स्टेट को जितना दे सकते थे उन्होंने दिया है, और किरायों को लेकर आंकड़ों का खेल कर दिया। देखिए, फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट लगाया गया माल भाड़े पे, और माल भाड़े पे ये कंपोनेंट लगाने के बाद तकरीबन माल भाड़े में 5% की बढ़ोतरी हो जाएगी, जिसका असर यात्रियों पे पड़ेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा उन्होंने किया, यात्री भाड़े के साथ उन्होंने शुरुआत इस बात से की है कि अभी यात्री किराया बढ़ाया है, मैं दोबारा बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने रिजर्वेशन चार्ज, सुपरफास्ट चार्ज, कैंसिलेशन चार्ज और इस तरह के जितने चार्ज है, ये बोलते हुए कि पिछले कई सालों में रिवाइज नहीं किया गया, उसको रिवाइज करने की बात कही गई है। कितना रिवाइज करेंगे, कितने % में रिवाइज करेंगे, इस बात का खुलासा उन्होंने अपने भाषण में नहीं किया है, लेकिन यात्रियों की जेब पर एक बड़ा भार उन्होंने डाल दिया है अप्रत्यक्ष तरीके से यात्री किराया बढ़ाकर। जी बिल्कुल, ये बात जो उन्होंने कही, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो कि रेल टैरिफ्स के बारे में हो वो बने, और यहां तक कहा पवन कुमार बंसल ने कि हर 6 महीने में ये दाम बढ़ाए जाने की जरूरत है जिस तरह की स्थिति चल रही है। आप संतोष हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एन वेंकटेश्वर साहब हैं, आप रेलवे बोर्ड के फॉर्मर मेंबर हैं। वेंकटेश्वर साहब, बजट पेश होने से पहले जब आपसे बात चल रही थी, आपने कहा था कि एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट की जरूरत है, जिसके लिए पवन कुमार बंसल की तरफ आप देख रहे हैं, और यात्रियों के बारे में आपने ये कहा था कि किराया तो बढ़ाना ही पड़ेगा। एक बात तो आपकी मान ली पवन कुमार बंसल ने, दूसरी बात को वो मान गए, लेकिन दूसरी तरफ से कान पकड़ने की कोशिश की है। आप जब इसमें देखेंगे तो बहुत डेफ्टली इस समस्या को हैंडल किए हैं। अभी फ्रेट में 5% ड्यूअल तकरीबन वो 5% हो जाएगा। हाँ, उसमें 6000 करोड़ आने की उम्मीद है। जो 3,300 करोड़ लूज कर रहे हैं जो फ्यूल सरचार्ज में, पैसेंजर में, वो थोड़ा रिजर्वेशन चार्ज, तत्काल चार्ज, इसमें इंक्रीज करते थोड़ा कॉम्पनसेट कर लेंगे जी। और ये भी है कि रेल मंत्री जी ने मिड टर्म करेक्शन नहीं करेंगे, इसके कोई गारंटी नहीं है। अभी तलवार लटकी हुई है कि ये भाड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि डीजल के दाम सरकार पहले कह चुकी है कि हर महीने बढ़ेंगे अब, और ये रेल मंत्री ने आज साफ कर दिया कि अगर डीजल के दाम बढ़ते हैं तो फिर हमसे आप उम्मीद मत रखिए। पर एक इम्पोर्टेंट फ्यूचर ये है कि रेलवे के जो ऑपरेटिंग रेशियो जो उसके फाइनेंशियल हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है जी, उसमें इस ईयर के बजट में उनका उम्मीद है कि 88% पहुंचेगी। आगे तो 95% तक पहुंच गया था। सो ये एक वेलकम साइन है। और 12 प्लान एंड में रेलवे का एक टारगेट है कि 75% पहुंचे, जो फिगर 2004-2008 में पहुंचा गया था। मुलायम सिंह यादव क्या कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। जब से हम इस पार्लियामेंट पे हैं, तब से जितने भी रेल बजट देखे हैं, इतना जन विरोधी रेलवे बजट कभी नहीं आया। और हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। रेलवे लाइन एक छीती नीतीश कुमार जी ने इलाहाबाद से मैनपुरी 55 किलोमीटर लाइन है,
उन्होंने उसका निर्माण कराया, 24-25 किलोमीटर बन गया था और तब से लेके 17 साल हो गए। 96 से लेकर के 17 साल हो गए, अभी तक 36 किलोमीटर पे लाइन नहीं बिछी है, 24 किलोमीटर पे बिछ गई। अब सोचिए 17 साल, और लगातार हर मंत्री सब कहते रहे। इनसे मुझे उम्मीद थी, वर्तमान रेल मंत्री थे, उन्होंने तो बना ही साफ कर दिया। इटावा, एटा, बैंकुरी, फरुखाबाद, कन्नौज, पूरा का पूरा बदायूं से लेकर के पूरे 6-7 जिला जहाँ से हम लोग हैं, वहाँ एक लाइन कहीं नहीं। अब सोचिए पूरा का पूरा, आपको पता बदायूं पूरी तरह वंचित है देश की रेलगाड़ियों से। मैनपुरी जहाँ तक पार्लियामेंट के मेंबर वंचित है, कोई रेलवे लाइन नहीं है। कन्नौज में रहे हैं इसे वहाँ भी। तो इस तरह से अगर पक्षपात करेंगे, अपन ही पार्लियामेंट के मेंबर्स के यहाँ रेलवे देंगे और विपक्ष को पूरा का पूरा वंचित कर देंगे, तो मंत्री तो पूरा का पूरा सबके लिए है, वजह सबके लिए होता है। लेकिन एक ही जगह केवल कांग्रेस पार्टी के समर्थित या कांग्रेस पार्टियों के लिए ये बजट है और किसी के लिए बजट है। और इसलिए असंतोष पहली बार आज मैं देख रहा हूँ हमारे सभा में, और मैंने पूछा भी अभी, किसी रेल मंत्री के खिलाफ इतना असंतोष विरोध नहीं हुआ जितना इस रेल मंत्री के खिलाफ हुआ। आप भी पत्रकार मित्र भी देखा होगा, इतना विरोध नहीं हुआ। तो ये समझ लेना चाहिए कि ये बजट सबसे ज्यादा जनविरोधी बजट रहा, पक्षपातपूर्ण बजट रहा, और जो पिछड़े इलाके थे उनको वंचित किया गया। इसलिए आज इतना संतोष हुआ, और मैं समझता हूं कि कभी किसी रेल मंत्री का इतना विरोध नहीं हुआ जितना इस रेल मंत्री। यूपी का क्या इग्नोर किया गया है? यूपी का केवल रायबरेली और अमेठी को दिया गया है, पूरा यूपी को इग्नोर? दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति दीजिए, लेकिन आप मैनपुरी क्यों छोड़ा, बदायूं क्यों छोड़ा, कन्नौज क्यों छोड़ा, इटावा क्यों छोड़ा, एटा क्यों छोड़ा, बुंदेलखंड पूरा क्यों छोड़ दिया, फरुखाबाद क्यों छोड़ दिया, पूरा का पूरा पूर्वांचल भी छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश को कहीं का नहीं रखा, ठीक है, अमेठी रायबरेली भी कर दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन औरों के यहाँ भी तो करना चाहिए था। जो मैं आज को उदाहरण दे रहे, बदायूं और मैनपुरी से ज्यादा वंचित यूपी कोई बता दो जिला हो, कहीं से नहीं जुड़ा हुआ। पिताजी, जो माल भाड़े पे सरचार्ज लगा दिया है, हर बार बढ़ेगा तो महंगाई और बढ़ेगी इससे। अरे वो तो महंगाई बढ़ाते रहेंगे और जनता आने वाले चुनाव में जवाब अच्छी तरह से देगी। चुनावी जवाब से ही शुरू हो गई है। यहाँ पे अजय कुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। अजय जी, मुलायम सिंह यादव ने आज बजट भाषण के तुरंत बाद जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, उसमें उन्होंने कहा कि घोर जनविरोधी भाषण है ये, लेकिन इस बजट को पास करवाने के लिए मुलायम सिंह यादव की जरूरत पड़ेगी। दिलचस्प राजनीतिक खेल होगा लगता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरा पहला रिएक्शन जो इस बजट पे होगा, मैं इसको एक ऐतिहासिक अवसर के तौर पे देख रहा था कि 17 साल बाद पहली दफा कोई कांग्रेसी नेता या रेल मंत्री बजट पेश करेगा। और कांग्रेस का मतलब जो पार्टी देश में शासन कर रही है, यूपीए का शासनकाल है। अगर हम पिछले साल के 17 रेल मंत्रियों को देखें तो वो किसी न किसी क्षेत्रीय दल द्वारा प्रस्तुत किया गया, और उसमें ऐसी यह संभावना रहती थी कि क्षेत्रीय जो पॉपुलर पॉलिटिक्स है, जो क्षेत्रीय रीजनल पॉलिटिक्स है, वो बजट पे हावी होता था। और उस दबाव के तहत या चुनावी दबाव के तहत ऐसे निर्णय लिए गए जो न तो उस क्षेत्र विशेष के लिए अच्छे थे, न रेलवे के लिए अच्छा था और न देश के लिए अच्छा था। ऐसे पिछले 17 सालों का आज के तारीख में 1,46,700 करोड़ का बोझ, अतिरिक्त बोझ रेलवे पे है उन प्रोजेक्ट का। न तो वो प्रोजेक्ट पूरी तरह से स्क्रैप किए गए हैं, न वो प्रोजेक्ट जारी है। तो मैं एक ऐसी संभावना पहली बार देख रहा था कि कांग्रेस एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी के तौर पर राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर और रेलवे की मौजूदा
तो क्या ये आप क्या कहते हैं, जो मुलायम सिंह ने इसे जन विरोधी कहा है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि न वो कत्ल करते हैं, न जीने की दुआ देते हैं, न जाने हमें किस जुर्म की सजा देते हैं। संतोष पाठक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने अपने बजट भाषण के बीच में कहा था कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, लेकिन ये बजट के पेश करने के बाद इतना हंगामा हो जाएगा, इसकी उम्मीद उनको भी नहीं रही होगी। देखिए, बिल्कुल ये मानना होगा कि भले ही बड़े बड़े हम दावे करते थे, बातें करते थे, कांग्रेस की तरफ से आता था कि एक सुधारात्मक बजट होगा, लेकिन हमें देखना होगा कि चुनावी साल है, अगले साल लोकसभा का चुनाव होना है, इस साल कई राज्यों का चुनाव होना है, और पवन बंसल के सामने समस्या थी कि उन्हें कांग्रेस के एजेंडे को भी सेटिस्फाइड करना था। हमने देखा उन्होंने हरियाणा को दिया, हमने देखा कि उन्होंने आंध्र प्रदेश को दिया, हमने देखा कि उन्होंने राजस्थान को दिया, और यूपी की याद उनको आई भी तो खासतौर से सिर्फ उन्हीं इलाकों की आई जहां अमेठी और रायबरेली की आई। ये चर्चा हालांकि बहुत जल्दी है, लेकिन मुलायम सिंह के जो तेवर अभी हैं, ये बजट पास कैसे करवाएंगे? देखिए दिनेश, जहां तक मैं रेल बजट की एक आमतौर पर आपको बताऊं कि जब रेल बजट में वोटिंग होती है तो ऐसा नहीं होता, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा कोई कठिन परिस्थिति हो। मुलायम सिंह यादव विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन जब वोटिंग होगी तो वोटिंग में जितने सदस्य मौजूद होंगे उनके आधे से एक ज्यादा चाहिए होगा, तो रेल बजट को पास करवाना कांग्रेस के लिए चिंता का कोई बड़ा सबब नहीं है। लेकिन चिंता का सबब ये है कि उसके बाद जो आम बजट आता है, अगर खटास समाजवादी पार्टी से उत्पन्न हो जाएगी तो आम बजट में चूंकि वहाँ विपक्ष भी अपने पूरी ताकत से वहाँ मौजूद रहता है, तो वहाँ शायद समस्या हो सकती है। बिल्कुल। हमारे साथ सतीश पेडनेकर साहब सुबह से लगातार जुड़ रहे हैं। सतीश जी, आपने प्री बजट भी अपनी बात रखी, पोस्ट बजट में आपसे जानना चाहूंगा, क्या पवन कुमार बंसल के ये स्पीच और उसके बाद इस तरह का पॉलिटिकल हंगामा आप उम्मीद कर रहे थे? बंसल जी ने ये कहा कि मुझे सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, शर्त ये थी कि सूरत बदलनी चाहिए, पर सूरत बदली ही नहीं है। हमें लगा था कि 17 साल बाद कांग्रेसी रेल मंत्री आया है तो कुछ बदलेगा, पर बजट से यही लगता है कि वैसे ही पूर्वाग्रह, वैसे ही दलीय राजनीति इस मंत्री पर भी हावी है। ये बजट देखकर एक बात साफ आती है कि ये चुनाव को देखकर बनाया गया बजट है। इसमें मुख्य रूप से उन राज्यों को महत्व दिया गया है जहां चुनाव होने वाले हैं, यहाँ फिर उन राज्यों को महत्व दिया गया है जहां पर जो है वो कांग्रेस की सरकारें हैं, और यही वजह है कि विपक्ष जो है इस बजट का बहुत विरोध कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि ये फिर से जो है उनके साथ में चुनावी खेल खेला गया। सतीश जी, एक ग्रे लाइन भी है बीच में, कि हम या विपक्ष ये आरोप लगा रहा है या ये यहाँ पर मैसेज जा रहा है को क्या मिला, उसके राज्य को क्या मिला, और अगर वहां निराशा हाथ लगती है तो वही दृश्य उपस्थित होता है जैसे आज हमने देखा। मैं भी बहुत वर्षों से रेल बजट को सुन रहा हूं, देख रहा हूं, और मुझे लगता है कि आज जो दृश्य उपस्थित हुआ, इतना विभत्स दृश्य किसी दूसरे रेल मंत्री के बजट पेश करने के समय नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने, जैसा कि आपने सुना होगा, सदन में नारा लग रहा था कि ये रेल बजट नहीं है, रेल बरेली बजट है। तो आप एक स्थान का नाम 3-4 बार लीजिए और बड़े बड़े प्रदेश हैं जिसका नाम एक बार भी नहीं लीजिए, तो जाहिर है कि नाराजगी होगी। तो इसलिए एक तो बड़ी भारी ये कमजोरी रही इस बजट की, चापलूसी का बजट हमें लगा कि है, उन्होंने चापलूसी का बजट बनाया है। दूसरी बात कि अगर गंभीरता से हम बात करें कि रेल के स्वास्थ्य के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, तो हम पाते हैं कि उन्होंने आज के दिन पहले ही वो यात्री भाड़ा जो था बढ़ा चुके थे। इस बजट में उन्होंने कहा कि एवरेज 5% हम बढ़ाएंगे माल भाड़े को। 5% माल भाड़ा अगर बढ़ता है तो जाहिर है कि आज जो महंगाई है उसमें और इजाफा होगा। उसके अलावा अगर हम देखें उनके इस साल के 2012-13 के आंकड़ों को, तो हर आंकड़ा नीचे गया है। और आगे का हम आगे देखेंगे, क्योंकि कोई भी वित्त मंत्री हो या रेल मंत्री हो, आगे के लिए जो वादा करता है उसको जब तक आगे ठोक बजा के नहीं देख लिया जाए तो उस पर विश्वास हम नहीं कर सकते हैं कि वो सही होगा या गलत होगा। कुल मिला के मुझे लगता है कि ये बहुत ही साधारण सा बजट उन्होंने पेश किया है। इसमें जो एक कल्पना होनी थी आगे की,
वो कल्पना इसमें नजर हमको नहीं आई। तो बीजेपी यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि ये चापलूसी का बजट है और ये बेहद साधारण बजट है। ये लगातार पूरी कवरेज हमारी जारी है, सभी मेहमान हमारे साथ हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।